बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन के आज हम लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। रिव्यू करते हैं हमने जो प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर बेसिकली हमने AES का सिलेक्शन प्रोसेस देखा था, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स के हवाले से हमने देखा था। पहले डेस को हमने पढ़ा था, देन हम AES के ऊपर आगे उसको हमने देखा। उन दोनों को हमने देखा कि किस तरीके से इन दोनों के थ्रू हम इंक्रिप्शन कर सकते हैं और AES में क्या एडवांसेस हैं जो डेस को जितने भी उसकी वीकनेसेस हैं उसको ख़त्म कर रहा था। द डिटेल्स ऑफ रिजनडेल AES साइफर, बेसिकली रिजनडेल ये दो डॉक्टर्स के नाम पे ये इन लोगों ने प्रपोजल दिया था, जो AES साइफर बाद में एज ए फाइनल अप्रूव हो गया। हमने इसके जितने भी स्टेप्स हैं इसके अंदर AES के अंदर इन्वॉल्व थे उनको हमने डिटेल से स्टडी किया, हर राउंड को हमने स्टडी किया। एंड आउट ऑफ 4 AES स्टेजेस लास्ट 2 हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने मिक्स कॉलम एंड एड राउंड की इसको किया था। और इससे पहले जो हमने बाइट के हवाले से था उसमें बाइट सब्स्टिट्यूशन उसको हमने देखा था। एंड देन शिफ्ट रो जो हमारा सेकंड नंबर पे उसकी स्टेज थी वो देखी थी। देन लास्ट 2 जो थी वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। और देन फिर हमने AES की एक्सपेंशन के हवाले से बात की थी कि की एक्सपेंड कैसे हो सकती है उसके अंदर, और पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस हर राउंड में की एक्सपेंशन किस तरीके से हो रही होती है। उसमें हमने देखा था वर्ड बाय वर्ड जो है वो उसका प्रीवियस वर्ड जो है वो नए वर्ड के लिए बेसिस बनता है और उसकी कंप्यूटेशन की बेस पे नया वर्ड बनता है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस परफॉर्म होता रहता है। देन हमने कुछ इसके इम्प्लीमेंटेशन आस्पेक्ट देखे थे। आज का लेक्चर जो है वो हमारा बुक का चैप्टर 4, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं स्टेलिंग्स की बुक है, उसके हम चैप्टर 4 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन नंबर थ्योरी एंड फाइनाइट फील्ड्स, आज हम इसको देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं नंबर थ्योरी के। बिकॉज डेस में AES में या जितने भी उससे रिलेटेड जो इंक्रिप्शन के स्टैंडर्ड्स हैं या जितने भी इंक्रिप्शन के जो टेक्निक्स हैं उनमें नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं और फाइनाइट फील्ड के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। तो हम जो है इसको अच्छे तरीके से डेस और AES और उससे रिलेटेड जितने भी साइफर्स हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये कोटेशन है, उसको हम देखते हैं कि द नेक्स्ट मॉर्निंग एट डे ब्रेक स्टार फ्लू इनडोर्स seemingly keen for a lesson. I said tape 8. She did a brilliant exhibition, first taping it in 4/4, then giving me a hasty glance and doing it in 2/2/2 and 2 before coming for her nut. It is astonishing that Star learned to count up to 8 with no difficulty, and of her own accord discovered that each number could be given with various different divisions, this leaving no doubt that she was consciously thinking each number. In fact, she did mental arithmetic, although unable, like humans, to name the numbers, but she learned to recognize their spoken names almost immediately and was able to remember the sounds of the names. Star is unique as a wild bird who of her own free will pursued the sincere of number, the science of numbers with keen interest and astonishing intelligence. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि फाइनाइट फील्ड्स बेसिकली क्या हैं, नंबर थ्योरी बेसिकली किस तरह इसमें इन्वॉल्व होती है।
finite fields have become increasingly important in cryptography. A number of cryptographic algorithms rely heavily on properties of finite field. जितने भी क्रिप्टोग्राफी है उसमें फाइनाइट फील्ड काफ़ी उसका इनकॉर्पोरेशन है, उसकी बेसिस के ऊपर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम बनाए जा रहे हैं. नोटेबली द एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES एंड इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी. तो इसमें स्पेशली जो हमने AES उसको हमने देखा है, उसके अंदर जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. The main purpose of this chapter is to provide the reader with sufficient background on the concepts of finite field to be able to understand the design of AES. इस चैप्टर में जो हम इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी और सेकंड जो है फाइनाइट उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम उसमें जो है फाइनाइट फील्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सो दैट हम AES के जो डिज़ाइन में यूज़ हो रहे हैं उनकी उसको फर्दर हम डिटेल से जान सकें. एंड अदर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम दैट यूज़ फाइनाइट फील्ड, और जो बाकी एल्गोरिदम्स जितने भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स हैं वो इन फील्ड्स को जो यूज़ कर रहे हैं. सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम नंबर थ्योरी दैट इंक्लूड डिविजिबिलिटी, द यूक्लिडियन एल्गोरिदम एंड मॉड्यूलर अरिथमेटिक. तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो नंबर थ्योरी के हैं, जिसमें डिविजिबिलिटी है नंबर थ्योरी में जैसे यूज़ हो रही है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम है या मॉड्यूलर अरिथमेटिक है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें देखेंगे, सो दैट कि ये क्रिप्टोग्राफी में किस तरह अप्लाई हो सकते हैं. बेसिकली वी विल नाउ इंट्रोड्यूस फाइनाइट फील्ड्स ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस इन क्रिप्टोग्राफी. तो फाइनाइट फील्ड्स का जो मुख्तलिफ क्रिप्टोग्राफी के फील्ड में यूज़ हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे AES की हमने बात की, या एलिप्टिक कर्व में भी यूज़ किया जा रहा है, या आइडिया में यूज़ किया जा रहा है, या पब्लिक की उसमें इसको यूज़ किया जा रहा है. एंड कंसर्न ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, बेसिकली ये नंबर्स के ऊपर प्ले करता है, नंबर्स के साथ इसका कंसर्न है. वेयर what constitute a number and the type of operation varies considerably. Start with basic number theory concept. तो हम बेसिक नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डिवाइजर्स के ऊपर बात करते हैं. डिवाइजर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल से ए नॉन जीरो नंबर b divides a. If for some m have, then a is equal to mb. a, b, m all are integers. अगर हम बात करते हैं कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं हमारे 1 2 3, इन सब के अगर उनमें से हम देखें कोई भी एक नंबर है हमारा b, उसको डिवाइड करता है फॉर सम m. फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू mb, उसके साथ उसको अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक कंडीशन हो सकती है कि a इज इक्वल टू mb एक इंटीजर है जो इससे मल्टीप्लाई होके हमें कोई इसका आंसर मिल सकता है. तो हम कह सकते हैं ये इसको डिवाइड करता है. दैट इज b डिवाइड्स इनटू a विद नो रिमाइंडर. हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि जब हम डिवीजन इसकी करते हैं किसी एक नंबर को दूसरे नंबर पे, तो सम टाइम हमारे पास उसका कोई डिवाइड करते हुए बाद में एंड पे रिमाइंडर रह जाता है, मिलता है हमें, वी गेट द रिमाइंडर. बट सम टाइम ऐसा है कि जब हम एक नंबर को दूसरे पे डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो रिमाइंडर आता है. तो इसमें हम देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे किस तरीके से इसमें मुख्तलिफ वेरिएशन हो सकती हैं रिमाइंडर्स की. अगर कोई इसमें नो रिमाइंडर है तो देन हम उसको कम्प्लीटली लिख सकते हैं कि डिनोट दिस बाय b डिवाइड्स a, मतलब कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है. एंड से दैट b इज डिवाइजर ऑफ a. a डिविडेंड है एंड b डिवाइजर है. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 6 8
12 एंड 24 ये हमारे सारे नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, इंटीजर नंबर्स हैं। इनको अगर हम देखना चाहें, दीज डिवाइड 9 एंड 24। अगर हम 24 और 9 को डिवाइड करना चाहें तो इन सारे नंबर्स के थ्रू हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये डिवाइजर्स हैं, ठीक है, जो डिवाइड करते हैं 9 और 24 को। इसी तरीके से और एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 13 डिवाइड 182, तो हमारे पास 182 को हम 13 पे डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल -5 नेगेटिव हमारा इंटीजर है, इसको हम डिवाइड 30, 5 6 30। इसी तरीके से हम देख सकते हैं 17 डिवाइड्स 289। आप इसी तरीके से इस चीज को भी चेक कर सकते हैं, 3 डिवाइड्स 33 एंड 17 डिवाइड्स 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि हम एक नॉन ज़ीरो नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। और हमारे पास ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि एक किस तरीके से हमारे डिवाइजर्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डिविजिबिलिटी की। अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ a डिवाइड्स 1 देन a इज इक्वल टू +-1। मीन्स अगर हम कोई भी एक नंबर है वो डिवाइड 1 पे हो रहा है तो इट मीन्स a जो है फिर वो या 1 + 1 होगा या -1 होगा। इसी तरीके से इफ़ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, हमारा एक ऐसा नंबर है जो एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है एंड दूसरा पहले को डिवाइड कर रहा है, तो देन हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू +-b। सिमिलरली फर्दर क्या इसकी प्रॉपर्टीज है डिविजिबिलिटी की। एनी b अगर हम डिवाइड्स करें इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स 0, तो कोई भी नंबर हम डिवाइड कर सकते हैं 0 पे, ओके, एंड उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास अगर हम एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 वो इन्फिनिटी में चला जाता है, 1/0 इन्फिनिटी या और कोई भी नंबर हो। तो b इसमें ये आ जाता है। देन हम नेक्स्ट उस पे आते हैं कि इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c देन a डिवाइड्स c। इसी तरीके से हमारे पास ये आता है कि अगर हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी की एक और प्रॉपर्टी में कि अगर a b को डिवाइड कर रहा है एंड b c को, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली a c को भी डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 11 डिवाइडेड बाय 66 एंड फिर इसमें हम देख सकते हैं कि 66 11 की किसी भी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिवाइड कर सकता है एंड अगर उसका फर्दर देखें तो वो 198 को भी डिवाइड कर सकता है। तो हम इसकी आगे मल्टीपल वो भी देख सकते हैं कि ये और नंबर्स को भी डिवाइड कर रहे हैं। सो इसके अंदर हम a डिवाइड b एंड b c, तो देन a डिवाइड्स c कह सकते हैं। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि इफ b डिवाइड g एंड b डिवाइड्स h, तो हम कह सकते हैं देन b डिवाइड्स mg प्लस nh। इसके हमारे पास जो b है वो डिवाइड कर रहा है g को भी और h को भी, तो हम कह सकते हैं कि b जो है अगर हम g और h इसके साथ कोई नंबर ऐड कर दें, जैसे m और n हमने इसके साथ अटैच किया है और उसका एडिशन कर दें तो भी ये डिवाइड करेगा। फॉर आर्बिट्रेरी इंटीजर m एंड n उनको यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हम इसी एग्जांपल को देखते हैं कि b 7 है एंड g अगर हमारे पास 14 है, b 7 है g 14 है एंड h 63 है। m कोई भी दो नंबर ले लेते हैं 3 एंड 2, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से 7/47 हमारे पास b 7 है, 7 हमने कह दिया और g जो है 14 है, 7/14 यानी 7 डिवाइड कर रहा है 14 को एंड देन
7 डिवाइड 7 अगेन बी 7 है और एच हमने कहा था 63, 7 डिवाइड 63, तो ये दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगेन इसको जो हमने अभी इसमें फार्मूला लिखा कि फॉर एग्जांपल कि हम बी डिवाइड्स एम जी प्लस एन एच, इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरीके से इसके ऊपर इसको डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल हमने इसको देखा प्रीवियस स्लाइड पे, अब 7 है डिवाइड्स, अब m की वैल्यू हमने 3 ली थी, 3 है इंटू 14, हमारे पास g की वैल्यू 14 है, g 14 प्लस 2 हमारा n जो है वो हमने 2 लिया है, एंड 63 h की वैल्यू जो हमने 63 h की वैल्यू 63 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको ऐड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनके रिजल्ट को ऐड करें, तो वो 7 विल डिवाइड दैट नंबर आल्सो। तो बेसिकली ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं डिविजिबिलिटी की, कि हम इस तरीके से मुख्तलिफ नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम को देखते हैं कि इफ डिवाइड a बाय n गेट इंटीजर कोशेंट q एंड इंटीजर रिमाइंडर r सच दैट, अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमने ये देखा था कि ऐसा भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और उसका कोई रिमाइंडर नहीं होगा, रिमाइंडर 0, या उसका डिवाइड होगा और उसका कोई ना कोई एक नॉन नेगेटिव नंबर कोई उसका रिमाइंडर भी आ सकता है। तो उसको हम रिमाइंडर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें कि इंटीजर कोशेंट एंड इंटीजर रिमाइंडर r जो है, तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू qn प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पॉजिटिव वैल्यू होगी, रिमाइंडर जो भी होगा, एंड q इज इक्वल टू फ्लोर a ओवर n। तो ये a ओवर n अगर हम उसको करें तो हमें उसकी फ्लोर वैल्यू मिलेगी। रिमाइंडर r ऑफन रेफर टू एज रेजिड्यू, तो रिमाइंडर या रेजिड्यू भी हम उसे कह सकते हैं। डिवीजन के अंदर जो अभी हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर एंड कोशेंट की, तो उसकी हम जर्नल रिलेशनशिप अगर हम देखना चाहें तो हम उसमें देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है 0, n, 2n, 3n, और इसके अंदर हमारे पास लेट से हम qn तक जाते हैं, तो देन हमारे पास qn एंड हमारे पास a जो है, तो अगर उसको हम देखना चाहें उनके दरमियान जो हमारे पास r रिमाइंडर का ये पार्ट आ रहा है, एंड देन उसको हम q प्लस 1 n, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा, तो उसको ओवरऑल हम उसको कह सकते हैं कि वो उसका नंबर बनेगा। तो n जो है इसमें जो नंबर हमारा इसमें कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल में देखते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 0, जैसे ये नंबर n है तो हम इसको 15 कह रहे हैं, देन 2n है, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 15 विच इज़ 30, एंड 3n, 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45। अब इसके अंदर जो है हम रिलेशनशिप इसका हम देखते हैं, हमारे पास जो नंबर है 15 को हम n लेके चल रहे हैं, n इज 15 एंड हेयर n इज 15। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है वो हम उसे 60 कैसे आ रहा है, जब 15 इंटू 4, यहाँ पे 15 इंटू 3 था, ये 15 इंटू 4 है। तो इसमें यह है कि अगर हम इसमें रिमाइंडर जो r है उस 10 उसको हम ऐड करें तो 70 आ जाएगा, ठीक है 70। बट अगर हम इससे आगे एक स्टेप जाएं, 5 इसमें ऐड करें, 5 इंटू 15, जैसे 2n, 3n, 4n एंड 5n इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें इसका जो n वैल्यू है हमारे पास ये 15 है, ठीक है। यानी कि अगर 30 से इस तक हमारे पास 15 का डिस्टेंस है, इधर से 15 का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमारे पास 15 का डिस्टेंस है, जैसे हमने यहाँ पे n का डिस्टेंस इसको मेंशन किया हुआ। तो ये हमारे पास 15 का डिस्टेंस आ गया, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 15 जो n है, और यहाँ जहाँ पे भी n आपको लग रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 15 हमने इसमें मेंशन कर सकते हैं। एंड देन q हमारे पास क्या है,
Q जो वैल्यू वो यहाँ पे 4 है, Q यहाँ पे 3 है, 2 है, एंड A जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू A 70 है, एंड यहाँ पे जो R है वो 10 है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 70 बेसिकली हमारे पास कैसे आता है, 4 × 15 + 10 विच इज इक्वल टू 70। दिस इज 60 + 10 विच इज 70। तो इस तरीके से हम डिवीजन के उसकी जनरल जो रिलेशनशिप है देख सकते हैं। दिस फिगर 4.1a डेमोन्स्ट्रेट दैट गिवन a and positive n, it always possible to find q and r that satisfy the preceding relationship। तो हम इस तरीके से जो क्वोशंट है q and r रिमाइंडर, जैसे कि पिछली एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे हमने इसका जो q क्वोशंट है, r रिमाइंडर, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं इसका ये रिमाइंडर, ओके, एंड देन इसका जो क्वोशंट है ये हम फाइंड कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, a will fall somewhere on that line, positive a is shown, a similar demonstration can be made for a negative a। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल की उसमें हमने पॉजिटिव a या पॉजिटिव नंबर की बात की, तो अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव जो है उन नंबर्स को लेके चलें तो उस तरफ भी हम देख सकते हैं। स्टार्टिंग एट 0 प्रोसीड टू n अप टू qn सच दैट, अब हम 0 से स्टार्ट करते हुए अप टू qn तक जा सकते हैं, एंड उसमें जो कंडीशन है कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू qn होना चाहिए, एंड q + 1 × n वो ग्रेटर देन a होना चाहिए। तो इस एग्जांपल में भी q + 1 × n जो है वो ये वैल्यू, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन a होनी चाहिए जो भी हम बात करें, दिस शुड बी ग्रेटर देन a, डेफिनेटली 75 शुड बी ग्रेटर देन 70, एंड सिमिलरली qn हम बात करें a शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन qn, a शुड बी ग्रेटर देन qn, तो जैसे 70 है हमारा, ठीक है, ग्रेटर देन 60 है। The distance from qn to a is r, and we have found the unique value of q and r. For example, a is equal to 11, n is equal to 7, then 11 is equal to 1 × 7 + 4, हम इस तरीके से कर सकते हैं 7 and +4 which is 11। तो इसमें हमारे पास जो है r जो है वो 4, रिमाइंडर यहाँ ये 4 आ गया, एंड क्वोशंट जो वैल्यू है वो 1 आ गई। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास -11 और n अगर हम 7 लें तो देन दिस वुड बी 11 -11 इज इक्वल टू -2 × 7 + 3। तो यहाँ पे अब हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाता है, एंड क्वोशंट जो है वो -2 है। इट मीन्स कि जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हैं तो उनमें हमारे पास जो रिमाइंडर और क्वोशंट है उनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। सिर्फ नेगेटिव साइन से हमारे पास वैल्यूज उनका ये सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD, नंबर थ्योरी के अंदर कॉमनली यूज होता है। वन ऑफ द बेसिक टेक्निक ऑफ नंबर थ्योरी इज द यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो हमारे नंबर थ्योरी में एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, उसको हम कॉमनली यूज करते हैं, विच इज ए सिंपल प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनकी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना हो तो हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम को यूज करते हैं। यूज द नोटेशन GCD A, B। इसके लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं टू मीन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B, जिसका मीनिंग है GCD A एंड B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमने फाइंड करना है। Positive integer C is said to be greatest common divisor of A and B
जब हम GCD A, B कहेंगे तो A और B का कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है, और कॉमन डिवाइजर फॉर एग्जांपल C को हम कॉमन डिवाइजर कब कहेंगे, इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ E एंड B इफ C इज ए डिवाइजर ऑफ A एंड ऑफ B। अगर जो C है कॉमन डिवाइजर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो A का भी कॉमन डिवाइजर हो और सिमिलरली B का भी कॉमन डिवाइजर हो, देन हम कह सकते हैं C इज ए GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B, एंड एनी डिवाइजर ऑफ A एंड B इज ए डिवाइजर ऑफ C। तो A एंड B का कोई भी डिवाइजर है वो C का भी डिवाइजर होगा। We can also define GCD of 0 and 0 0। अगर हमारे पास दोनों नंबर 0 हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि इसका GCD 0 है। State that two integers A and B are relatively prime if their only common positive integer factor is 1, that is GCD A B is equal to 1। तो अगर हमारे पास GCD दो नंबर्स का 1 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि A एंड B जो है वो relatively prime हैं। GCD ओवरऑल अगर हम देखना चाहें तो बेसिकली इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम इन नंबर थ्योरी कि हम GCD फाइंड करते हैं, बहुत से नंबर्स का फाइंड करते हैं, एंड GCD ऑफ A B is the largest integer that divides evenly into both A and B। दोनों A and B को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल GCD अगर हम 60 और 24 का करना चाहें तो इसमें इसका आंसर 12 है, यानी 12 एक ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है जो 60 को भी डिवाइड करता है और 24 को भी डिवाइड कर रहा है। और अभी जो हमने बात की कि GCD 0 और 0 वो इट विल ऑलवेज बी 0, इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑफन वांट नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, डिफाइन सच नंबर एज रिलेटिवली प्राइम। तो जहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर ना हो और दोनों जो हैं उनका 1 आ रहा हो तो कॉमन फैक्टर, तो GCD 1 आ रहा हो तो हम उसे रिलेटिवली प्राइम कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 8 एंड 15, इसका अगर हम GCD फाइंड करें तो इन दोनों में कॉमन जो है 1 पे ही हम 8 को 1 पे डिवाइड कर सकते हैं एंड 15 को 1 पे डिवाइड करें, देन हमारे पास इसका एक कॉमन फैक्टर 1 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों पे है, तो इसको हम फिर प्राइम नंबर कह सकते हैं। दीज आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, हेंस 8 एंड 15 आर रिलेटिवली प्राइम। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि GCD दो नंबर्स का हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं स्टेप वाइज, जिसमें क्वोशंट एंड रिमाइंडर का पार्ट भी हम देख रहे होते हैं। तो 1970 एक नंबर है एंड सेकंड नंबर 1066। अब इन दोनों का हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है। तो 1970 से हम स्टार्ट करते हैं और ये इसकी अगर हम देखें तो 1066 इंटू 1 और प्लस अगर हम 904 करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। GCD ऑफ दिस एंड दिस हमारे पास ये होगा, एंड देन अगेन फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास ये 904 इंटू 1 प्लस 162 वो इसकी इक्वलेंट है। इसमें फिर हम 904 और 162 इन दोनों का फाइंड करेंगे GCD, फिर इसी तरीके से इसको फर्दर करेंगे एंड देन हमारे पास ये इनके GCD फाइंड करते जाएंगे एंड इसको प्रोसेस को उस वक्त तक फाइंड करते जाना है जब तक हमें लास्ट पे 0 नहीं मिल जाता, मीन्स हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। तो हम लास्ट पे जब यहाँ पहुंचेंगे तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0 विच इज 4 एंड हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम GCD 2 0 हम इसमें देखते हैं कि ये इलिस्ट्रेट दिस एग्जांपल जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखी कि हाउ वी कैन कंप्यूट सक्सेसिव इंस्टांसेस ऑफ GCD A B which is equal to GCD of B A mod B. This must always terminate since we will eventually get a mod B is equal to 0। जब हमारा इसमें mod 0 पे आ गया, जैसे यहाँ पे ये 0 हमारे पास आ रहा है तो
हम यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, दैट इज नो रिमाइंडर लेफ्ट, यानी कि अब इसके बाद फर्दर कोई भी इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। आंसर इन दिस केस द लास्ट नॉन जीरो वैल्यू, इन दिस केस GCD 1970 और 1066 इज 2। तो यहाँ पे हमने जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसकी वैल्यू जो हमें जब 0 आया तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इसका आंसर 2 है। GCD इज 2 फॉर दिस एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि GCD किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। क्वोशंट एंड रिमाइंडर को भी हम रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे कि 11607187174 a big number and second big number 316258250। अब इसमें हमारे पास डिविडेंड और डिवाइजर्स हमने देखने हैं। हमारे पास डिवाइजर जो है, इसमें फर्स्ट हम डिविडेंड नंबर ले लेते हैं, ये हमारा डिविडेंड है A, और B जो है वो डिवाइजर है। तो अगर हम इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशंट जो है वो 3 आ जाएगा एंड रिमाइंडर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 211943424। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर इस नंबर को और इस नंबर को, जो रिमाइंडर है एंड जो डिवाइजर है, इन दोनों को हम लेके चलेंगे और इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम क्वोशंट एंड रिमाइंडर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन अगेन क्वोशंट एंड रिमाइंडर वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो इससे इस तरह हम देख सकते हैं कि हम GCD जो है वो स्टेप वाइज क्वोशंट एंड रिमाइंडर के थ्रू डिवाइड करते जाएंगे एंड हम अल्टीमेटली ये सारी वैल्यूज जो है वो गेट कर लेंगे टिल 0 एंड देन हमें इसका GCD हम फाइंड कर लेंगे। This example shows how to find D is equal to GCD of A, B, जिसमें हमारे पास ये दो नंबर थे जो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट है। In this example we begin by dividing this number by this which gives 3 with a remainder of this। तब हम उसको इस पे डिवाइड करेंगे, हमें 3 मिलेगा एंड रिमाइंडर हमें एक वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट वी टेक दिस एंड डिवाइड इट बाय दिस। अब फिर हम उसको ये नंबर लेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे। The process continues until we get a remainder of 0, yielding a result of 1078। तो हमारे पास रिमाइंडर जब 0 बच जाता है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास लास्ट जो वैल्यू R9 में है तो वो 1078 जो रह जाएगी, तो उसे हम कह देंगे कि ये हमारा GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दीज टू नंबर इज 1078। ओके, अब हम बात करेंगे मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स के ऊपर। गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर n एंड एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर a, if we divide a by n we get an integer quotient q and integer remainder r। हम कोई भी दो नंबर है, उनको कोई पॉजिटिव इंटीजर है या नॉन नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है, तो अगर हम उसको बात करते हैं कि उसको डिवाइड करते हैं एक नंबर को दूसरे पे, तो हमारे पास उसमें क्वोशंट q और रिमाइंडर r बन जाएगा। इन मॉड्यूलर अरिथमेटिक वी ओनली इंटरेस्टेड इन द रिमाइंडर और रेजिड्यू आफ्टर डिवीजन बाय सम मॉड्यूल। तो हमारे पास जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स है जिसमें हम मॉड्स फाइंड करते हैं, तो उसमें हमारा जो मेन जो फोकस होता है, इंटरेस्ट होता है, उसमें रिमाइंडर वैल्यूज जो होती हैं उनके ऊपर होता है, उनसे हम फर्दर कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। एंड रिजल्ट्स विद द सेम रिमाइंडर आर रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट। Two integer a and b are said to be concurrent modulo n if a mod n is equal to b mod n। अगर a का मॉड्यूलो ले, हम मॉड ले n के साथ एंड दूसरा कोई और नंबर b उसका n के साथ लें और दोनों का रिजल्ट सेम हो, तो देन हम उसे कह सकते हैं ये हमारे कॉन्करेंट मॉड्यूलो हैं।
मॉड्यूलो अरिथमेटिक्स की हम बात करते हैं कि हम मॉड्यूलो ऑपरेटर को हम डिफाइन कर सकते हैं a mod n टू बी रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय n where integer n is called the modulus. b is called a residue of a mod n. b हम उसका रिमाइंडर उसे कहेंगे. Since with integer can always write a is equal to q n plus b. हम इंटीजर्स में इसी तरीके से लिखते हैं कि a is equal to q n plus b. तो यूजुअली choose smallest positive remainder as residue. तो हम उसमें ये होता है कि smallest जो remainder value उसको हम ले रहे होते हैं यूजुअली. b फॉर एग्जांपल हमारे पास जो b है रिमाइंडर वो लेस देन इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए या 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए या लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 जो उसके नंबर है उससे एक स्मॉलेस्ट होना चाहिए. लेट से हमारे पास अगर नंबर जो है वो 10 है तो उसका रिमाइंडर 10 से डेफिनेटली लेस ही होगा. या अगर हम प्राइम नंबर के हवाले से देखें तो वही वैल्यू हो सकती है. सो हमें ये देखना पड़ता है कि रिमाइंडर की सूरत में हमारे पास या तो उससे जो नंबर है उससे एक लेस और इक्वल होना चाहिए या पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलो रिडक्शन. मॉड्यूलो रिडक्शन क्या है कि हमारे पास लेट्स से -12 mod 7 तो हम इसको ये इक्विवेलेंट कह सकते हैं -5 mod 7 मीन्स कि अगर हम इसमें से 7 जो है उसको mod को सब्ट्रैक्ट करें तो देन 5 mod 7 एंड देन अगेन इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करें तो 2 mod 7. तो ये सारे इसके इनके वैल्यूज इक्वल है या इन दोनों को हम ऐड करके 9 mod 7 तो ये सब वैल्यूज इक्वल है. तो इसको हम इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलो रिडक्शन कहते हैं. a and b are concurrent if a mod n is equal to b mod n. तो ये दोनों कंकरेंट कब होंगे जैसे अभी हमने देखा इन दोनों का मॉड की जो वैल्यूज जो रिजल्ट आएगा वो सेम है अगर तो उसको हम कंकरेंट मॉड्यूलो कहेंगे. when divided by n a and b have the same remainder. जब उसको n से हम डिवाइड करेंगे तो उनका रिमाइंडर हमें सेम मिलेगा. फॉर एग्जांपल 100 is equal to 34 mod 11. मॉड्यूलो अरिथमेटिक ऑपरेशंस की हम बात करें तो दैट द mod n ऑपरेटर मैप्स all integer into the set of integers 0 1 up to n minus 1. उसको हम डिनोट करेंगे z of n. This is referred to as set of residue or residue classes mod n. We can perform arithmetic operations within the confines of this set and this technique is known as modular arithmetic. तो हम इसी के अंदर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो इसको हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक कहेंगे कि इसके अंदर हम सारे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद इन दिस कन्फाइंस या उसकी लिमिट के अंदर जो हमारे सारे ऑपरेशंस आ रहे हैं उन्हीं की ऑपरेशंस के ही साथ हम उनको कर रहे होते हैं. सो ये हमारी मॉड्यूलर अरिथमेटिक की डोमेन में आते हैं. फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर टू विच k इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n इज कॉल्ड रिड्यूसिंग k मॉड्यूलो n. जैसे अभी हमने बात की कि हम कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो फाइंड करेंगे जो उसके इक्विवेलेंट रिजल्ट आ रहा है तो हम उसका बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि रिड्यूस कर रहे हैं k मॉड्यूलो n. This then some important properties of modular arithmetic which means one can modulo reduce at any point and obtain an equivalent answer. तो मॉड्यूलो को हम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि हम किसी भी पॉइंट पे हम अपने जो इक्विवेलेंट आंसर को ऑब्टेन करने के लिए मॉड्यूलो रिडक्शन कर सकते हैं.
कैन परफॉर्म अरिथमेटिक्स विद रिमाइंडर्स या और रेजिड्यू, यूज ए फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज एंड लूप्स बैक फ्रॉम आइदर एंड। तो zn हमारे 0, 1 अप टू n-1 है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक इज व्हेन डू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलो रिड्यूस आंसर। तो हम कहाँ पे मॉड्यूलो जो अरिथमेटिक है अप्लाई कर सकते हैं। हम एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, एंड जहाँ पे हमें मॉड्यूलो रिडक्शन की ज़रूरत होती है आंसर को फाइंड करने के लिए, वो भी कर सकते हैं। कैन डू रिडक्शन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं। दैट इज a प्लस बी मॉड n विच इज इक्वल टू, अगर हम इसको करना चाहें तो a मॉड n प्लस b मॉड n, हम इसको इस a मॉड n कर दिया प्लस करके b मॉड n और पूरे का हम मॉड n कर ले, तो इस तरीके से इसका भी आंसर और इसका भी आंसर में सेम मिलेगा। तो हम a प्लस बी करके उसका मॉड लेने के बजाय a का ले लें और इसका ले लें और इनको ऐड कर लें, तो हमारा ये मॉड्यूलो रिडक्शन एनी पॉइंट पे हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो एडिशन की सूरत में भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन की सूरत में भी हो सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन की सूरत में हो सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें, हमारे पास ये किस तरह जो मॉड्यूलो रिडक्शन के हवाले से हमने बात की कि फॉर एग्जांपल a mod n प्लस b mod n ऑफ mod n इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास a प्लस b mod n। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी हम कर सकते हैं कि a mod n माइनस b mod n, तो mod n विच इज इक्वल टू a माइनस b mod n। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास a माइनस b mod n वो सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। इसी तरीके से a mod n इंटू मल्टीप्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास विच इज इक्वल टू a इंटू b mod n। इनकी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से। फॉर एग्जांपल 11 mod 8 करें प्लस 15 mod 8 करें तो ओवरऑल इसका mod 8 बनेगा। जैसे ये a, यहाँ पे हमने a की जगह 11 ले लिया, n की जगह 8 है, b की 15 है एंड n 8 है एंड देन mod 8 है, तो विच इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को देखें तो विच इज इक्वल 10 mod 8। और अगर हम इसको देखें इक्वल्स इसके बाद a प्लस b देन 11 प्लस 15 mod 8 विच इज 26 mod 8 एंड दोनों का आंसर हमारे पास 2 आ रहा है। तो इस तरीके से भी हमारा 2 आ रहा है, 10 mod 8 एंड 26 mod 8, इसका भी हमारे पास आंसर 10 आ रहा है। माइनस की सूरत में भी आप देख सकते हैं कि जी यही वैल्यूज हैं, माइनस करेंगे तो देन हमारे पास इनकी वैल्यूज माइनस की फॉर्म में ये आएंगी, इधर इस तरीके से आएगा और ये, तो हमारे पास -4 mod 8 एंड -4 mod 8 4 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर हम देखें तो 21 mod 8 आ रहा है, 165 mod 8 आ रहा है, तो दोनों की सूरतों में हमारे पास रिजल्ट 5 आ जाएगा। मॉड्यूलो 8 एडिशन की एग्जांपल हम देख लेते हैं कि किस तरीके से कर रहा है। ये एक टेबल बना हुआ है, एडिशन है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 वैल्यूज़ हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये 8 वैल्यूज़ हैं। तो ऐड, सिंपल ऐड है, 0 एंड 0 इन दोनों को हमने ऐड करना है, ठीक है, ऑपरेटर है, दोनों पे अप्लाई होगा 0 एंड 0 विच आंसर 0। इसी 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, ठीक है। यहाँ इस 0 को हम लेके इन सारों में ऐड करके हमारे आंसर आ रहे हैं। तो 0 एंड 4 4 आएगा, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 6 6 एंड 0 प्लस 7 7। देखिए 0 में जो भी नंबर हम ऐड करते जाते हैं वो हमारे पास वही नंबर आएगा डेफिनेटली। देन हम 1 प्लस 0 करते हैं तो 0 आएगा, 1 प्लस 1 2 आ रहा है, 1 प्लस 2 3 आ रहा है एंड 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 5 6 एंड 1 प्लस 6 7। चेंज आपको यहाँ पे लगेगा कि 1 प्लस 7 वो 8 आएगा, लेकिन आपको पता है ये मॉड्यूलो 8 है तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम 7 नंबर आ सकता है। तो जब 8 नंबर एक उससे 7 के बाद जो नंबर है उसको दोबारा हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। इन 7 नंबर मैक्सिमम नंबर है
उसके बाद अगर 8 आता है तो उसको हम फिर दोबारा 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 9 आ जाएगा तो वो हमारा नेक्स्ट 1 आ जाएगा। तो आगे हम एग्जांपल अगले स्टेप पे देख लेते हैं। 2 है तो 2 और 0 ओके है, 2 आ जाएगा, इस पे 3 आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा, 5 6 7। अब यहाँ पे हमारे पास 6 और 2 और 6 जब ऐड होगा तो 8 आएगा, ठीक है। 7 पे हमने इस पे 8 आ जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास जो 7 तक तो वैल्यूज हैं 8 1 प्लस है तो 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 2 और 7 9 आ जाता है, तो 8 तक हमने देखा था कि 0 है, तो अब 9 है, एक स्टेप और आगे है तो उसको हम 1 कर देते हैं। यानी कि 7 तक वैल्यू थी, जब 8 आया तो हम उसको 0 ले रहे हैं, 9 आया तो ये वैल्यू लेंगे, 10 आएगा तो ये 11 12 13 14। तो इस तरह हमने ये देखना है कि हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती इन मॉड्यूलो 8। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट टेबल बन जाएगा आपका। Example showing addition in GF8 from Stalling table 4.2a. Table 4.2 provides an illustration of modular addition and multiplication modulo 8. Looking at addition, the results are straightforward and there is a regular pattern to the matrix. Both matrices are symmetric about the main diagonal in conformance to the commutative property of addition and multiplication. As in ordinary addition, there is an additive inverse and or negative to each integer in modular arithmetic. In this case, the negative of an integer x is the integer y such that x plus y mod 8 is equal to 0. To find the additive inverse of an integer in the left hand column, scan across the corresponding rows of the matrix to find the value 0. The integer at the top of the column is additive inverse, thus 2 plus 6 mod 8 is equal to 0. मॉड्यूलो 8 की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से हम देखते हैं कि 0 की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 से करते हैं, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा वो 0 आएगा, फर्स्ट रो डेफिनेटली 0 हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास 1 वैल्यू आती है, 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम नंबर आएगा, 1 0 0 1 1 एंड देन अप टू 7 चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 वैल्यू है, 2 को अगर हम देखते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हो रही है, देन 2 क्या यहाँ पे 0, देन 2 4 6। अब यहाँ पे हम देखेंगे चेंज वैल्यू आएगी हमारे पास 2 4 8, तो द 8 हमारे पास जो है वो हमारे पास मैक्सिमम 7 हो सकती है, तो 8 की उसमें हमने अगेन यहाँ से स्टार्ट कर देना 0 से, तो 8 की फॉर्म में 0 आ जाएगा। सिमिलरली 6 2 12, अब 12 हमारे पास वैल्यू है, तो अब उसमें हम देखेंगे कि हमारे 12 में 7 है, देन हमारे पास 8 9 10 11 12 में हमारे पास 4 वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगी। सिमिलरली आप 7 2 14 को हम देखते हैं कैसे हो रहा है। 14 में हमारे पास वैल्यू 7 तक, तो ये 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारे पास 6 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा टेबल कैसे कंप्लीट हो सकता है। Continuing the example showing multiplication in GF8 from Stalling's table, both matrices are symmetric about the main diagonal in conformance to the commutative property of addition and multiplication. तो अब यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे 0 एंड 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है, 4 6 0 2 4 6 एंड देन यहाँ 4 6, तो इसमें एक सिमेट्री से आपको लग रही होगी कि 1 4 7 2 5 1 4 7 2 5,
इसी 0 4 0 4 0 4 0 4 एंड अगेन 1 6 3 डायगनल के ऊपर हमारे पास ये सारे डायगनल है, इसमें कोई भी पॉइंट ले लें तो 1 इसकी तरफ 6 3 6 3 4 है तो इधर 2 4 2 एंड 1, तो डायगनल के अलोंग हमारे पास ये जो है सिमेट्री पाई जा रही है। सिमिलरली द एंट्रीज इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। In ordinary arithmetic, there is a multiplicative inverse or reciprocal to each integer. In modular arithmetic mode 8, the multiplicative inverse of x is the integer y such that x into y mod 8 is equal to 1 mod 8. Now to find the multiplicative inverse of an integer from multiplication table, scan across the matrix in the row for that integer to find the value 1. हम उस तरीके से हम इसको स्कैन करते जाएंगे। The integer at the top of that column is the multiplicative inverse. Thus 3 into 3 mod 8 is equal to 1. That not all integer mod 8 have a multiplicative inverse. More about that later. तो it means कि हमारे पास जो all integers हैं लाजमी mod 8 के have multiplicative inverse उनका exist करता हो। मॉड्यूलर अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं कि क्या हैं वो प्रॉपर्टीज। बेसिकली उसमें नॉर्मली कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें एग्जिस्ट करता है मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर, एसोसिएटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटीज और एडिटिव इनवर्स। तो इसके एक्सप्रेशन जो हम वैल्यूज लिखते हैं वो किस तरीके से लिख सकते हैं, w प्लस एक्स मॉड n विच इज x प्लस w मॉड n। और इसी तरीके से इसकी अगर मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एसोसिएटिव लॉज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को हम इस तरीके से कर सकते हैं, आइडेंटिटीज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। If we perform modular arithmetic with Zn, the properties shown in table 4.3 hold for integers in Zn. We show in the next section that this implies that Zn is a commutative ring with a multiplicative identity element. नेक्स्ट हम उसमें जब रिंग और ग्रुप और फील्ड्स इनको पढ़ेंगे फिर उसमें हम देखेंगे ये किस तरीके से इस पे अप्लाई होता है। दैट अनलाइक ऑर्डिनरी अरिथमेटिक द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली विद द अटैच्ड कंडीशन। कंडीशंस आर इफ a into b is equal to a into c mod n, then b is equal to c mod n if a is relatively prime to n. In general, an integer has a multiplicative inverse in Zn if that integer is relatively prime. वो multiplicative inverse कब होगा, अगर वो इंटीजर relatively prime है to that number. Table 4.2 C in the text shows that the integers 1, 3, 5 and 7 have a multiplicative inverse in Z8. तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये सारे नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखते हैं, बट 2, 4, 6 वो नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उनका नहीं एग्जिस्ट करता। अब हम बात करते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम की। एन एल्गोरिदम credited to Euclid for easily finding the greatest common divisor of two integer. तो हम अभी हमने जो एग्जांपल्स की स्मॉल एग्जांपल्स उसमें हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड कर रहे थे। तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम बेसिकली इस पर्पस के लिए है कि वो दो कोई भी इंटीजर्स हैं उनके दरमियान इसको फाइंड करके देता है। दिस एल्गोरिदम हैज सिग्निफिकेंट subsequently in this chapter. The Euclidean algorithm is an efficient way to find GCD of A and B and is derived from the observation that if A and B have a common factor D, that is A is equal to M dot D and B is equal to N dot D, उसका D जो है common factor है,
then D is also a factor in any difference between them. A minus P dot B is equal to, हम लिख सकते हैं इसको कि M dot D minus P dot N dot D, which is equal to D, उसको कॉमन अगर करें M minus P dot N. Euclid's algorithm keep computing successive difference until it vanishes, at which point the greatest common divisor has been reached. तो ये जब हमें greatest common divisor इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम में जब तक मिल जाता है, ये उस वक्त तक ये उसमें कंप्यूटिंग करता रहता है. Some pseudocode from the text for this algorithm is shown. तो यूक्लिड एल्गोरिथम का जो सूडो कोड है वो उसमें हम देख सकते हैं कि हम जीसीडी दो नंबर्स का फाइंड करना चाहें तो विच इज इक्वल टू बी ए मॉड बी. तो एल्गोरिथम के सिंपल स्टेप कि अगर हम ए और बी का यूक्लिड करें तो देन इफ बी इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न ए, एल्स रिटर्न यूक्लिड ए बी एंड देन ए मॉड बी. तो इस तरीके से यूक्लिड जो है वो दो नंबर्स का जीसीडी फाइंड कर रहा होता है. An extension to Euclidean algorithm that will be important for later computation in the area of finite field. Euclid algorithm उसके अंदर extension है. कैसे उसको extend किया गया जो finite field के अंदर हमें बहुत help करेगा, and in encryption algorithm such as RSA. For a given integer a and b, the extended Euclidean algorithm not only calculates the greatest common divisor d, but also two additional integer x and y that satisfy the following equation: ax plus by, which is equal to d, r, and which is equal to gcd of a and b. It should be clear that x and y will have opposite sign. Can extend the Euclidean algorithm to determine x, y, d given a and b. We again go through the sequence of divisions indicated in equation set 4.3, and we assume that at each step I we can find integer x and y that satisfy r is equal to ax plus by. In each row we calculate a new remainder r. हम हर रो में r फाइंड करते हैं बेस्ड ऑन द रिमाइंडर्स ऑफ द प्रीवियस टू रोज. तो हमें जो प्रीवियस टू रोज में रिमाइंडर मिले हैं हम उसकी बेस पे न्यू रिमाइंडर फाइंड करते हैं. वी नो फ्रॉम द ओरिजिनल यूक्लिडियन एल्गोरिथम दैट द प्रोसेस एंड विद ए रिमाइंडर ऑफ 0. तो जब रिमाइंडर हमारा 0 होगा तो ये प्रोसेस एंड हो जाएगा, एंड दैट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b इज d is equal to gcd of ab, which is equal to Rn. But we also have determined that D is equal to Rn, which is equal to Axn plus Byn. Calculates not only GCD but X and Y. So Ax plus By is equal to D, and which is equal to GCD of AB. Useful for later crypto computations. Follow a sequence of division for GCD but assume at each step I can find x and y. So r is equal to ax plus b. At end find GCD value and also x and y. तो हमें GCD value और x and y मिल जाता है, and if GCD a b is equal to 1, these values are inverses. तो हमें इसका इन्वर्स कैसे पता चल सकता है अगर हमें GCD दोनों की a और b की वैल्यू 1 है. Finding inverses, an important problem is to find multiplicative inverse in such finite fields. तो finite field में हमें उसके inverse find करने हो तो हम कैसे करेंगे? Can show that such inverses always exist and can extend the Euclidean algorithm to find them as shown. तो सिंपल यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है उसमें हम इन्वर्सेस फाइंड नहीं कर सकते. जो हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसमें फिर यह है कि हम उसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं.
तो सी टेक्स्ट फॉर डिस्कशन एज टू व्हाई दिस वर्क्स। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसकी आप अगर डिटेल देखना चाहें तो बुक में के अंदर आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। तो ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन का जो है वो स्टेप्स हैं कि किस तरीके से वो इसको कैलकुलेट करता है एंड देन हमें इसके इन्वर्स फाइंड हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वर्स ऑफ 550 इन GF 1759, इसका अगर हमने करना है तो एग्जांपल शोइंग हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ 550 इन GF 1759 adapted from Stalling table 4.4. In this example let us use हम इसमें कहते हैं कि 1759 है एंड B हमारे पास 550 है एंड सॉल्व for 1759x plus 550y is equal to GCD of these two numbers. The results are shown in table. Thus we have 1759 into minus इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास जो वैल्यू -111 प्लस 550 इंटू 355 विच इज इक्वल टू 195249 प्लस 195250 which is equal to 1. This is basically negative value and this is positive value. तो 249 and 24 तो वो हमें यहाँ पे 1 मिल रही है। तो हमने जिस तरह प्रीवियस स्लाइड पे देखा, अगर हम इसकी वैल्यू 1 है तो देन हम ये कह सकते हैं कि इसका ये इनवर्स है। तो यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 1 क्यू आई की वैल्यू 1 मिल रही है एंड यहाँ पे एक्स आई एंड वाई की वैल्यू वाई आई, यानी एक्स की वैल्यू -111 है एंड वाई की वैल्यू 355। तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू हम ये दिस इंटू एक्स प्लस दिस इंटू वाई, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास -111 है एंड वाई की वैल्यू 355 है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि अगर हमारे पास GCD A और B 1 है तो दीज वैल्यूज आर इनवर्स। तो यहाँ पे फ्रॉम द टेबल हम देख सकते हैं कि इसका इन दोनों की कैलकुलेशन के बाद हमें रिजल्ट 1 मिल रहा है, इट मींस दीज आर इनवर्स। तो हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका इनवर्स दिस 1 है। समरी ऑफ द लेक्चर। स्टूडेंट आज के लेक्चर पे हमने बेसिक जो नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं उसको हमने देखा। जो हमारा AES के अंदर भी नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट और फाइनाइट फील्ड के कॉन्सेप्ट हैं यूज़ हो रहे हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने उसमें गेट की कि किस तरीके से वो उन एल्गोरिथम्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। डिविजिबिलिटी एंड GCD के कॉन्सेप्ट्स को देखा कि डिविजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से यूज़ हो रही है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है और हम उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और उसकी कैसे कैसे या किन किन जगहों पे ज़रूरत पड़ सकती है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स विद इंटीजर, हमने मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स को हमने डिटेल से स्टडी किया कि किस तरीके से हमारे ये यूज़ होते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिथम को हमने देखा, GCD फाइंड करने के लिए एक यूक्लिड एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, बनाया गया है, जो किसी भी दो नंबर्स का GCD हमें फाइंड करके दे रहा है। एंड देन हमने उसकी एक्सटेंशन भी देखी और कि यूक्लिड एल्गोरिथम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसकी हम अगर दो नंबर्स का इन्वर्स फाइंड करना चाहें तो उसकी जो एक्सटेंडेड वर्जन है उससे हम किसी एक नंबर का इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें जिसमें हमने कंडीशन देखा कि अगर GCD दो नंबर्स का विच इज़ इक्वल टू 1 तो देन इट मीन्स कि वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज का नंबर थ्योरी का जितना हमने टॉपिक कवर किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे जिसमें हम जैसे रिंग का जिक्र किया था, फील्ड है, ग्रुप है, उन चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।